हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदित्य सिंह योर एसेट एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसेट बी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक का चैप्टर 2। और इस चैप्टर में आपको बेसिकली समझना क्या है, पहले ये इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है ना सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर मीन्स होता है ना क्षेत्र, यानी विभाग। कौन से सेक्टर से हमारे देश की इकोनॉमी जो है ग्रोथ होती है, या हमारे देश की इकोनॉमी जो है कौन कौन से सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो बेसिकली बस इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग को इसमें ध्यान देना है। तो हमें मेन आप इसी बात पे फोकस रखिएगा कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ का मेन रीजन बनते हैं। तो देखिए, पहले इसमें दिया गया सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स। यू विल फाइंड द पीपल आर engaged in various economic activities. Some of these are activities producing goods, some others are producing services. These activities are happening around us every minute even we speak. यानी कि आप ये जो फिगर देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि लोग जो है ना अलग अलग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं। कुछ लोग जो है चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ों की सर्विसेज देते हैं। ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं हमारे चारों तरफ हर समय लगभग होती रहती हैं, मतलब हर एक सेकेंड में होते रहते हैं, हर एक मिनट में होते रहते हैं। यहाँ तक कि हम बोलने में भी, हमारे बोलने में जितना समय लग रहा है ना, इन समय में भी कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा है आसपास हमारे। कुछ न कुछ लोगों ने मिलकर प्रोडक्शन करने में लगे हुए हैं। तो इन सभी एक्टिविटीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं? इसको समझने का देखिए तरीका एक यह है कि जो इम्पोर्टेंट जो हमारे मानदंड हैं, जो कि जो ग्रुप्स बनाए गए हैं जिससे कि हम लोग इसको समझ सकते हैं, तो वो जो क्राइटेरिया बनाई गई है उसके द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो इन समूहों को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो समूह है इनको ही सेक्टर कहते हैं। उद्देश्य जो होता है और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पे हम लोग इनको जो है अनेक तरीके से कैटेगराइज भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मिट्टी के घड़े वाला काम हो रहा है, ईंट बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे होलसेलर दुकान है, यहाँ पे कपड़े दिए जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए कॉटन की खेती हुई है, मतलब फ्लावर वगैरह है आप देख रहे हैं। ऊपर यहाँ पर कुली हैं जो कि ये काम कर रहे हैं अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज। या ऊपर आप सबसे फिगर देख रहे हैं, पोस्टमैन है जो कि इस तरह से अपना एक्टिविटी इकोनॉमिक में जुड़े हुए हैं। क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कितने प्रकार के एक्टिविटीज होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, और सेकेंडरी एक्टिविटीज जिसमें कि आपका चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होता है, और टर्सरी एक्टिविटीज में आपके ट्रांसपोर्ट या फिर आपके कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ये सारी चीज़ें आ जाती है। टर्सरी सर्विस सेक्टर जो होता है, ठीक है। आप इसको हिंट के रूप में याद कर सकते हैं। प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है, और सेकेंडरी में क्या आता है? सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियल चीज़ें आती हैं, और टर्सरी में क्या आता है? सर्विसेज आती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हो गई है ना, पेट्रोल पंप वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वी बिगेन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो हम लोगों ने देख लिया कि 3 प्रकार के होते हैं। तो देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर undertaken by the directly using natural resources. Take for the example the cultivation of cotton. It takes place within a crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely on the natural factors like rainfall, sunshine, and climate. The product of this activity, cotton, is a natural product. Similarly, in the case of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of animals and availability of the fodder etc. यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के जो उपयोग पर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। जैसे कि कपास की खेती हो गई, है एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की जो वृद्धि है वो मुख्यतः किस पे मुख्यतः न कि पूर्णतः, मतलब किस पे डिपेंड रहता है? ये वर्षा पर, सूर्य के प्रकाश पर, और वहाँ के क्लाइमेट पर, जलवायु पर निर्भर रहता है। इसलिए कपास क्या होगा? एक प्राकृतिक उत्पादन हो गया, प्राकृतिक उत्पाद हो गया। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम बात करें तो पशुओं की जो जैविक प्रक्रिया है एवं उसके जो चारा है उसकी उपलब्धता पर निर्भर रहती है। चारा अच्छे से रहेगा तब पशु दूध देंगे, खाएंगे पिएंगे, है ना। तो इसका उत्पाद भी, एक जो दूध है हमारे लिए, यह भी क्या है? एक नेचुरल प्रोडक्शन के रूप में है। इसी प्रकार खनिज जो है, मिनरल्स जो अयस्क हैं, ये सभी जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स में आते हैं। अब जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं तो किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, तो इसे जो है प्राइमरी सेक्टर की बातें कहते हैं। इसको प्राइमरी सेक्टर में कहा जाता है। मतलब ये जो प्राइमरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है और जो आपका टर्सरी सेक्टर है, इन्हीं को हम लोग समझ रहे हैं इस पैराग्राफ में। अब बात करते हैं कि प्राथमिक ही क्यों, प्राइमरी क्यों कहते हैं इसको भाई? क्योंकि यह उन सभी प्रोडक्शनों का जो है बेस है जिन्हें हम
सीरियल से क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। चूँकि अधिकतर जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी या फिशरीज हो गया या फॉरेस्ट्री से हम लोग पाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को एग्रीकल्चर कहते हैं और जो है या इसी के सहायक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। एग्रीकल्चरल कह सकते हैं या फिर रिलेटेड, इससे रिलेटेड सेक्टर भी इसको कह सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, इसमें ऐसे सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू द अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। यानी कि सेकेंडरी में क्या आते हैं भाई कि जो हमारा ये आपका प्राइमरी सेक्टर था, इनसे जो हम लोग सेकेंड यानी सीधे जो इसमें नेचुरल तरीके से हम प्रोडक्शन नहीं करते, बल्कि नेचुरल प्रोडक्ट को जो प्रोडक्शन होता है उन चीज़ों को हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इसलिए सेकेंडरी सेक्टर में आता है। जैसे किसी कारखाना या किसी कार्यशाला या किसी घर में ये काम हो सकते हैं। जैसे कि कपास से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, तो रेशे का उपयोग करके हम सूत काटते हैं और कपड़े बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में अगर हम उपयोग कर चीनी और गुड़ तैयार करते हैं, ठीक है। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं। मिट्टी क्या होगी, नेचुरल होगी आपका प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन इससे हम लोग बना क्या रहे हैं, प्रोडक्ट ईंट बना रहे हैं। तो ईंट क्या हो गया, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज में आ जाता है आपका। ईंटों से जो घर बनता है, जो और बड़े बड़े इमारत बनते हैं, भवन बनते हैं, तो ये सब जो है, इसलिए इनको जो है औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि इंडस्ट्री वाले काम हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोगों ने हिंट क्या देखा था, सेकेंडरी सेक्टर में क्या हिंट रखे हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल। प्राइमरी सेक्टर में क्या रखे हैं, एग्रीकल्चर, और टर्सरी में सर्विसेज। तो अब देखेंगे हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद, आफ्टर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल्स अंडर टर्सरी सेक्टर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द एबव टू दीज। ऊपर हम लोग दो पढ़े हैं अभी, प्राइमरी और सेकेंडरी, इनसे एकदम अलग होता है जो उसे कहते हैं टर्सरी सेक्टर। इसमें सर्विसेज आती है, ठीक है। इसमें एक्टिविटीज जो है क्या करते हैं, इस वाले पार्ट में टर्सरी में क्या करते हैं हम लोग, कौन सी एक्टिविटी, तो भाई प्राइमरी और सेकेंडरी के डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें होती हैं वो सभी चीज़ें होती हैं टर्सरी सेक्टर में। जैसे कि वस्तुओं का प्रोडक्शन इसमें नहीं होता, बल्कि प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें इसमें हेल्प मिलती है। प्राथमिक यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की जो प्रोडक्शन वाली चीज़ें हैं, इनको थोक में या फिर खुदरा में बेचने के लिए ट्रक चाहिए, ट्रेन द्वारा हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। कभी कभी वस्तुओं को गोदाम में रखने की भी आवश्यकता पड़ती है, तो हमें प्रोडक्शन और व्यापार में जो है बात करने के लिए हमें टेलीफोन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो बैंकों से लोन वगैरह भी लेने पड़ते हैं। और ट्रांसपोर्ट या फिर स्टोर करने के लिए और बैंक सेवाएं, ये सारी चीज़ें अलग है एकदम, बिल्कुल प्राइमरी और सेकेंडरी से अलग है, इसलिए क्या कहलाएंगे, टर्सरी सेक्टर कहलाती हैं। आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं या फिर सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। जो ये सर्विस सेक्टर है, इसमें कुछ ऐसी भी सेवाएं हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों के प्रोडक्शन में सहायता नहीं करती। जैसे कि हम टीचर्स की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, धोबी की बात करें, नाई, मोची, वकील जैसी चीज़ें, ये लोग जो है केवल सर्विस देते हैं। और प्रशासनिक और अगर गवर्नमेंटल सेक्टर में देखें तो ये सारी चीज़ों में, क्षेत्रों में इनकी आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में जो सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ चीज़ें हैं, जैसे इंटरनेट कैफे हो गया, एटीएम हो गया, बूथ हो गया, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सब जो है आपके टर्सरी सेक्टर में, यानी ये सब सर्विसेज देती हैं हमें, तो टर्सरी सेक्टर में आ जाती है। यहाँ पर दिया हुआ है एक टेबल 2.1 एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें आप ऊपर देखिए बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि आर्थिक जो गतिविधियां हैं अगर वो तीन तीन तरह से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, तो फिर ये बहुत ही अधिक जो है परस्पर निर्भर है। कुछ एग्जाम्पल जैसे हम लोग दे रहे हैं, जैसे कि ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, ये तीनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखिए, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर रिफ्यूज टू सेल शुगर कैन टू अ पार्टिकुलर शुगर मिल, द मिल विल हैव टू शट डाउन। मान लीजिए जो ये टर्सरी सेक्टर है जिसमें सर्विसेज मिलती हैं, या फिर ये बात कर लीजिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मान लीजिए जहाँ पर चीनी वगैरह तैयार होती है, तो अगर वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर के लोग मना कर दें कि हम गन्ने देंगे ही नहीं, एग्रीकल्चर वाले मना ही कर दें कि नहीं देंगे, तो फिर वो तो मिल तो बंद हो जाएगी ना, सेकेंडरी सेक्टर आपका बंद हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये सब एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, देखिए, व्हाट डज दिस शो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी, यानी ये बता रहा है कि ये सब एक दूसरे पे निर्भर है। उसी तरीके से नीचे बताया जा रहा है आपको, सेकंड की कल्पना करिए कि कंपनियां भारतीय बाजार से कपास नहीं खरीदती हैं और अन्य देशों से कपास का आयात करने का निर्णय करती हैं, तो कपास की खेती का क्या होगा भाई, भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी और किसान शीघ्रता से ही क्या करेंगे, फसलों की और ध्यान ही नहीं देंगे, या तो वो दिवालिया हो सकते हैं या फिर कपास की कीमत गिर जाएगी। तो ये क्या बता रहा है भाई, ये भी बता रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, डिपेंडेंट है।
तीसरा देखिए किसान, ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक और ऐसी बहुत सारे जो फर्टिलाइजर हैं, अनेक वस्तुएं हम लोग किसान खरीदते हैं। कल्पना कीजिए कि भाई यदि जो ये फर्टिलाइजर हैं, जो पंप सेट हैं, ये सब की कीमत बढ़ जाएगी तो क्या होगा, खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों का लाभ कम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इससे ये भी पता चलता है कि जो आपका ये टर्सरी सेक्टर है, जिसमें आपकी सर्विसेज मिलती हैं, मशीनें वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करती हैं। कि सबका एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, प्राइमरी सेक्टर का एंड सेकेंडरी सेक्टर का और टर्सरी सेक्टर का। तो ये एक टेबल है, आप इसको देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग इनकी कंपैरिजन, यानी इन तीनों जो सेक्टर हैं इनका कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलता है। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, देखिए द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी sectors produce a very large number of goods and services. Also, the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. यानी कि जो आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की जो अलग अलग प्रोडक्शन है, ये काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करती हैं। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग वस्तुओं को और सेवाओं के प्रोडक्शन के लिए काम भी करते हैं। तो अगले स्टेप में यह देखना है कि जो ये प्रत्येक जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सेक्टर हैं, इसमें कितनी वस्तुएं और सेवाएं जो हैं कितना प्रोडक्ट रूप में आते हैं और उस क्षेत्र में कितने लोग काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है और जो रोजगार की दृष्टि है, या एक अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत छोटे आकार के भी होते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन द ईच सेक्टर। हम कैसे जो है प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग वस्तुओं और उनकी सेवाओं की कैलकुलेशन करते हैं, कैसे काउंट करते हैं और कुल प्रोडक्शन को कैसे मानते हैं कि भाई इतना प्रोडक्शन कुल हुआ हमारे यहाँ पे इस सेक्टर में। तो आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में प्रोडक्शन वाली वस्तुएं हैं और सेवाओं की जो है इनका काउंट करना एकदम इम्पॉसिबल वाला काम है। लेकिन यह बहुत बड़ा, न तो यह बहुत बड़ा काम है, बल्कि आप बहुत ज़्यादा शौक हो जाएंगे कि हम कार, कंप्यूटर, कील, फर्नीचर, संख्या का योग को भी ऐड करके हम लोग इसको जान सकते हैं। यह अत्यंत बहुत ही बेतुकी बात है, मतलब कैसा ये है। तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए जो इकोनॉमिस्ट हैं वो उनका सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की जो वास्तविक संख्या का सम करने के स्थान पर उनके मूल्यों का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि मानिए कि 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। ठीक है, 10,000 आपका गेहूं है किलोग्राम और वो 8 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है, तो गेहूं का मूल्य कितना हो गया, 80,000 रुपीज़ हो गया। तो 10 रुपये प्रति नारियल की दर से अगर हम लोग 5,000 नारियल को देखें तो 50,000 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से तीनों सेक्टर की वस्तुओं को और सेवाओं की मूल्यों की गणना की जाती है, उसके बाद उसका हम लोग ऐड करके रिजल्ट पा जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली एक बात है, सावधानी बरतने की जरूरत है कि भाई जो प्रोडक्शन है और जो बेची गई वस्तु है, इनकी गणना करने की जरूरत नहीं है कि कितना क्या क्या जोड़ा गया है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना ही करना चाहिए। जैसे कि एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं बेचा है। ठीक है, मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। तो बिस्कुट कंपनी जो है आटा के साथ चीनी और तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है, तो बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है, तो वह बाजार में उसको 60 रुपये में बेचती है, यानी 15 रुपये पर पैकेट बेचने लगती है। ठीक है, बिस्कुट बेचती है, तो अतः इसलिए जो है बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, यानी प्रोडक्शन का लास्ट क्या है, वो बिस्कुट है। तो वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है वो जो है लास्ट सेक्टर में आती है। केवल अंतिम वस्तुओं को, सेवाओं को ही गणना क्यों की जाती है। दिए गए एग्जाम्पल में जो आपके अंतिम वस्तु के उल्टा अगर बात करें, गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं जो है मध्यवर्ती हैं, मिडिल वाली हैं। मिडिल वाली जो चीज़ें हैं उनको अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण के इस्तेमाल में की जाती है। बात करें आपके अंतिम वस्तुओं की जो है मूल्य में, जो है जितने भी मिडिल वाली चीज़ें हैं तो उनके पहले से ही वो शामिल होती हैं। भाई बिस्कुट का जो अंतिम मूल्य है वो 60 रुपये में पहले से ही आटा का मूल्य 10 रुपये शामिल है। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग जोड़ते नहीं है। इसी प्रकार सभी जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनका भी मूल्य उसमें शामिल होता है। इसलिए गेहूं आटा के मूल्य की जो अलग अलग गणना है वो उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करने लगेंगे। तो पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में और फिर अंतिम में बिस्कुट के रूप में भी कई बार गणना हो जाएगी उसकी। इसलिए केवल अंतिम प्रोडक्शन की जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसी की केवल कैलकुलेशन हम लोग काउंट करते हैं और इस प्रकार से हम लोग टोटल प्रोडक्शन किसी भी सेक्टर का निकालते हैं। किसी विशेष बात करें वर्ष में, प्रत्येक जो सेक्टर है उसके द्वारा जो लास्ट का जो प्रोडक्ट है वहाँ का जो बन रहा है, जो वस्तु है उसका और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के कुल सेक्टर की कुल प्रोडक्शन की जानकारी बताता है। तीनों सेक्टर के जो प्रोडक्शन के बात करें हम उसके ऐड को, तो देश का पूरा उसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं।
आप लोगों ने सुना होगा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, ठीक है, जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी घट रहा है, तो ये वो होता है, मतलब कि किसी भी वर्ष का अगर हम लोग देखें तो उस किसी भी सेक्टर का उसका जो लास्ट प्रोडक्शन है, जैसे गेहूं का नहीं, गेहूं से क्या बन रहा है, बिस्किट बन रहा है, तो बिस्किट का जो पूरा प्रोडक्शन हुआ उसका, और जो सर्विसेज हैं उनके जो वैल्यू है, मूल्य है, उन उन सब का जो है जो प्रोडक्शन है वही आपका जीडीपी कहलाता है, कितना ग्रोथ हो रहा है उसमें, ठीक है। भारत में बात करें जीडीपी का माप करना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है यह, और यह मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं उनके विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या को उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान करता है। क्षेत्रों, अब हम लोग देखेंगे इसमें हिस्ट्रिकल चेंज इन द सेक्टर, यानी इस तरह के सेक्टर में क्या ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं। तो जनरली जो है अधिकांशतः विकसित जो देश हैं इनके इतिहास में देखा गया है कि विकास की जो प्रारंभिक अवस्था है उसी को जो है प्रिमिटिव सेक्टर आप बोलते हैं, या फिर प्राथमिक सेक्टर भी बोल सकते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में इसमें अधिकतर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। बात करें आपकी कृषि प्रणाली की यानी एग्रीकल्चर की, ये तो परिवर्तित होती गई है। कृषि का जो खेती करने का जो स्टेप है वो अब कहीं बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, समृद्ध होता गया है। वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा है आज, लेकिन अब अनेक लोग जो है दूसरे कार्य भी करने लगे हैं। बात करें शिल्पकारी या फिर व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी है। जो आपका सेल क्रय विक्रय है, मतलब सेल खरीदना और बेचना, इसकी भी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसके अलावा जो है लोग कहाँ जुड़ रहे हैं, परिवहन सेक्टर में, और प्रशासक और जो है सैनिक कार्य से भी जुड़े थे। फिर भी ये जो इस तरह की अवस्था में अधिकांश जो चीज़ें हैं वो वस्तुएं हैं वो प्राकृतिक रूप से प्रोडक्ट के रूप में थी, जो आपके प्रिमिटिव सेक्टर में आती हैं, प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में ही रोजगार करते थे। लंबे समय लगभग 100 वर्षों से अधिक के बाद जो अधिकतर जो निर्माण हुए हैं, जो नवीन प्रणाली है उसके प्रचलन से कारखाने जो है लोगों के सामने आए, डेवलप हुए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले से खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत से अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जैसा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा है। कारखानों में जो सस्ती दरें हैं उस पर उत्पादित प्रोडक्शन या प्रोडक्ट का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल प्रोडक्शन का और जो जॉब थी उसकी दृष्टि से देखें तो सेकेंडरी सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा। इस कारण से अधिकतर जो अतिरिक्त जो समय था वह भी काम में होने लगा। इसका अर्थ ये है कि भाई क्षेत्र जो ये सेक्टर है इनका इंपॉर्टेंस भी चेंज हुआ है। पिछले 100 वर्षों में देखें तो जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं इसमें सेकेंडरी सेक्टर में जो है बात करें, सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर की ओर पुनः चेंजेस बहुत ज़्यादा हुआ है। कुल प्रोडक्शन की दृष्टि से देखें तो जो आपका टर्सरी सेक्टर है यानी सर्विस वाला सेक्टर है इसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ गया है। अधिकांशतः जो श्रमजीवी हैं वो लोग जो है सेवा के क्षेत्र में ही नियोजित होते हैं। विकसित देशों में देखें तो यही लक्षण सामान्य रूप से देखा गया है। भारत के तीनों क्षेत्रों के जो आपका मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है इनका कुल जो प्रोडक्शन है और रोजगार कितना है तो देखें हम लोग तो पता चलेगा कि जो पिछले वर्ष हैं इनमें विकसित देशों में देखे गए पैटर्न्स के रूप में क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग अभी इसके सेक्टर में देखने वाले हैं, सेकेंड पार्ट में देखने वाले हैं। ऊपर एक फिगर है, देखिए लेडी बता रही है कि मुझे इस गेहूं का पूरा मूल्य मिलना चाहिए जिसका मैंने उत्पादन किया है। भले ही हम लोग जो जैसे कि कोई एग्रीकल्चर फार्मर है, अब वो जितनी लागत से अपना उगा रहा है उतनी लागत में वो बेचे, इसका उसको पूरा प्राइस उसको मिलना चाहिए। गेहूं कोई उगा रहा है तो गेहूं जितना उसका लागत आया उसका प्रॉफिट है उसको उतना मिलना चाहिए। भले ही हम पूरा कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उस चीज़ से उससे करते हैं, लेकिन तो मिलेगा ना भाई। आप जितने में बेचोगे उतने में कंपनियां खरीदेंगी, फिर कंपनियां उसका जो है अलग जितना मटेरियल खर्च करेंगी उसमें उतने खर्च को जोड़ के उतने में वो सेल करेंगी। तो सबको मिलता है और मिलना भी चाहिए। कभी कभी होता है कि नहीं मिलता तो सरकार इसके लिए ध्यान देती है। तो अब देखेंगे हम लोग भारत में प्राथमिक और ये आपका मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, ठीक है। भारत में कौन कौन से सेक्टर है ऐसे जहाँ पर ये सब जुड़े हुए हैं कि इसमें बताया गया है कि ग्राफ 1 शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर। तीनों सेक्टर में जो आपका जीडीपी है यानी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट है उसके बारे में बताया गया है कि कौन सी वस्तुएं हैं और सेवाओं को किस तरह से यह डेवलपमेंट इसमें हुआ है। 1973 से 74 और 13 से 14 के बीच में यह उस प्रोडक्शन को दिखाता है। तो हमने ये दो आंकड़ों को इसलिए उपयोग किया है क्योंकि यह आंकड़े कंपेरिजन रूप से अच्छे हैं और प्रमाणिक भी हैं। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो देखिए आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग डेवलप
के ऊपर जा रहे हैं। तो 1973 और 74 और 2013 से 14 के बीच में क्या प्रदर्शित करती है, जो कंपेरिजन में क्या प्रदर्शित करती है भाई, बहुत ज़्यादा हमारा ग्रोथ हुआ है, लगभग 5 करोड़ में है, यानी इधर जो है यानी 5 लाख 55 लाख आप समझ सकते हैं, 55 लाख करोड़ इतना ज़्यादा रुपए इनकम के रूप में, इकोनॉमिक के रूप में हमारे ऐड हुई हैं। और कौन से सेक्टर से, तो देखिए प्राइमरी सेक्टर ब्लू वाला है, प्राइमरी सेक्टर से आपके इतने सारे, और रेड वाला आपका सेकेंडरी सेक्टर है, और टर्सरी सेक्टर से सबसे ज़्यादा हमें इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर नीचे नेक्स्ट हेडिंग है आपका राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन द प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन में जो आपका टर्सरी सेक्टर है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, जो बढ़ता हुआ महत्व है, बढ़ रहा है ग्राफ, इसका क्या महत्व है। तो देखिए 73, 74 और 13, 14 के बीच में 40 साल में अगर देखें तो सभी क्षेत्रों में प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई है, लेकिन सबसे अधिक टर्सरी सेक्टर में हुई है। तो इसका परिणाम है कि 13, 14 में भारत में जो है प्राथमिक सेक्टर में, यानी कि आपका प्राइमरी जो सेक्टर है उसमें, और जो आपका टर्सरी सेक्टर है इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो भाई हमारे देश में, भारत में टर्सरी सेक्टर जो है इतना इंपॉर्टेंस क्यों हो गया, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि किसी भी देश में अनेक सेवाएं, जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, एजुकेशन, स्कूल्स, डाक तार, और जो सेवा है, और जो थाना है, कचहरी है, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम हो गया आपका, रक्षा हो गया, परिवहन सेक्टर हो गया, बैंक हो गया, बीमा कंपनी होगी, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, इन्हें बुनियादी सेवाएं मानी जाती हैं। तो किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी कौन उठाता है, सरकार उठाती है। तो इसलिए, और सेकेंड रीजन क्या है कि भाई जो आपका एग्रीकल्चर है और जो आपका ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसमें जो है विकास से परिवहन, भंडार और व्यापार, आपका परिवहन उससे संबंधित और बहुत सारी सेवाओं का विकास होता है। तो जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ज़्यादा अधिक हो जाएगी। इसीलिए तीसरा रीजन यह है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, कुछ लोग और सेवाएं भी अपना यूज करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट खोलते हैं, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल खोलते हैं, निजी प्राइवेट स्कूल, ठीक है, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप बात करें नगरों में और बड़े बड़े नगरों में, तो इसे जो है द्रुत परिवर्तन इस तरह के देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत तेजी से, द्रुत मतलब शार्पली, बहुत तेजी से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। फोर्थ रीजन क्या है कि भाई जो पिछले दशक है उसमें दशकों में देखें तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नए सेवाएं महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा तेजी से वृद्धि हो रही है। चैप्टर 4 में हम इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो भाई हमको लास्ट में ये याद रखना चाहिए कि जो सेवा वाले सेक्टर है, यानी टर्सरी जो सेक्टर है, इसकी जो है सभी सेवाओं में समान रूप से वृद्धि नहीं हो रही है। भारत में बात करें, सेवा क्षेत्र के कई तरह के लोग नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत बहुत ही ज़्यादा कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। वही दूसरी ओर अधिक संख्या में लोग छोटी छोटी दुकान, मरम्मत और परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। तो लोग बड़ी मुश्किल से जीविका का निर्वाह कर पाते हैं, और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं है ना, कोई अवसर ही नहीं है। इस कारण से सेवा का जो क्षेत्र है वो केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है इससे। और आप इनके बारे में भी अगले वाले खंड में हम लोग अच्छे से, अगले वाले पार्ट में इसको देखने वाले हैं। तो अब इसमें आपका यहाँ पर एक ग्राफ है, देख सकते हैं आप कि क्षेत्र की जो आपका जीडीपी है उसमें जो है उसके सेक्टर में कितना परसेंट पार्टिसिपेशन रहा है लोगों का। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर में लगभग 40% और सेकेंडरी सेक्टर में 10%, केवल 40 से 50, और आपके टर्सरी सेक्टर में 50 to 100, लगभग 50% से भी ज़्यादा लोग। ये आपका 73 से 74 था। वहीं आप देख रहे हैं 13, 14 जो लेटेस्ट है, इसमें 10% हो गया आपका जो प्राइमरी सेक्टर है, यानी एग्रीकल्चर को छोड़ के लोग क्या कर रहे हैं, रेड वाला सेक्टर देखिए, सेकेंडरी सेक्टर इसमें जुड़ रहे हैं, और मैक्सिमम लोग किसमें जुड़ रहे हैं, टर्सरी सेक्टर में जुड़ रहे हैं। नीचे वाले ग्राफ में भी कुछ इसी तरीके से दिखाया गया है। तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की वीडियोज में हम लोग देखेंगे वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, यानी अधिकांश लोग कहाँ पर नौकरी करते हैं, किस जगह जुड़े हुए हैं अपने इकोनॉमिक चीज़ों के लिए, कहाँ से वो अपना जीविका चला रहे हैं। ओके, तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।